लॉ स्मृति, नॉलेज ऑफ लॉ। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण। टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 14 का मूल पाठ, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्कोप एंड नेचर ऑफ आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और भारतीय न्याय शास्त्र ज्यूरिस्प्रूडेंस में समानता के सिद्धांत की नींव रखता है। यह किसी व्यक्ति को, न कि केवल नागरिकों को, 2 प्रकार की समानता की गारंटी देता है। 1. इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यह एक नकारात्मक अवधारणा, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश कॉमन लॉ से ली गई है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और सभी व्यक्ति सामान्य कानून के अधीन होंगे। 2. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यह एक सकारात्मक अवधारणा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति समान परिस्थिति में हैं, उन्हें समान अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह असमान व्यवहार या भेदभाव न करे जब तक वह वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसी तर्क संगत और बौद्धिक आधार पर न हो। की कॉन्सेप्ट्स अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राज्य हो या उसकी एजेंसियां, कानून से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति उसके पद या स्थिति की परवाह किए बिना न्यायालयों के सामान्य अधिकार क्षेत्र के अधीन है। यह सिद्धांत मनमानी शक्ति, आर्बिट्रेरी पावर को समाप्त करता है और कानूनी समानता सुनिश्चित करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राज्य का कर्तव्य है कि वह समान कानूनी परिस्थिति में स्थित व्यक्तियों पर कानूनों को समान रूप से लागू करे। यह तर्क संगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है, जब तक वह वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम या भ्रामक न हो। इसका सिद्धांत है कि समान को समान और असमान को तर्क संगत तरीके से अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन वर्सेस आर्बिट्रैरीनेस। अनुच्छेद 14 क्लास लेजिस्लेशन, वर्ग विशिष्ट कानून को प्रतिबंधित करता है, परंतु तर्क संगत वर्गीकरण को अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि वर्गीकरण तभी मान्य है जब वह निम्नलिखित 2 परीक्षणों पर खरा उतरे। टेस्ट्स फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन। 1. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। वर्गीकरण एक स्पष्ट और समझने योग्य आधार, डिफरेंशिया, पर आधारित होना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो कि किन लोगों या वस्तुओं को एक समूह में शामिल किया गया है और किन्हें बाहर रखा गया है। 2. रैशनल नेक्सस। वह डिफरेंशिया उस उद्देश्य, ऑब्जेक्ट से तर्क संगत रूप से जुड़ा होना चाहिए जिसे वह कानून प्राप्त करना चाहता है। What is prohibited? आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन, जहां वर्गीकरण का उद्देश्य से कोई तर्क संगत संबंध नहीं होता। डिस्गाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन, जब कानून सतह पर तटस्थ दिखता है लेकिन असल में एक विशेष वर्ग को अनुचित रूप से लक्षित करता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज। केस नेम E.P. रोयापा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओवरव्यू, E.P. रोयापा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक ऐतिहासिक मामला है जिसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी की व्याख्या को पुनर्परिभाषित किया। यह केस नैतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह स्थापित किया कि आर्बिट्रेरीनेस, मनमानी, इक्वालिटी, समानता के बिल्कुल विपरीत है। इस फैसले ने राज्य और सार्वजनिक अधिकारियों को यह नैतिक निर्देश दिया कि वे फेयरनेस, न्याय संगतता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार कार्य करें, विशेषकर सार्वजनिक सेवा और प्रशासन में। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि राज्य के पास जो शक्ति है उसका उपयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं होना चाहिए। यह केस कानून के छात्रों को यह सिखाता है कि न्यायिक व्याख्या, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को हमेशा संवैधानिक मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ विकसित होना चाहिए। केवल प्रक्रिया का पालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि सारगर्भित न्याय और रीजनेबलनेस अनिवार्य है। बैकग्राउंड ऑफ द केस पिटिशनर E.P. रोयापा, जो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी थे। रिस्पोंडेंट्स स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य।
रोयापा को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर डेप्यूटी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग कमीशन बना दिया गया। रोयापा ने इस स्थानांतरण को चुनौती दी, ये कहते हुए कि यह मनमाना, राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। उनका दावा था कि यह ट्रांसफर एक प्रकार की सजा थी जिसके लिए न कोई जांच हुई, न कोई औचित्य बताया गया। यह कार्यवाही उनके और चीफ मिनिस्टर के बीच राजनीतिक मतभेदों की राजनीतिक प्रतिशोध थी। इश्यूज रेज्ड: क्या ईपी रोयापा का स्थानांतरण आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी था? और क्या यह आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का उल्लंघन था? क्या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में मैलिफाइड इंटेंशन, दुर्भावना या पॉलिटिकल बायस, राजनीतिक पक्षपात अनुमानित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट: Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined and confined within traditional limits. आर्टिकल 14 का उल्लंघन तब होता है जब कोई कार्यवाही मनमानी होती है, चाहे वह सीधे तुलना पर आधारित ना भी हो। न्यायालय ने कहा, जहां एक कार्य अनिर्णीत है, वहां यह स्पष्ट है कि वह असमान है। दोनों राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून के अनुसार रोयप्पा दुर्भावना को साबित नहीं कर सके, इसलिए न्यायालय ने उनका ट्रांसफर रद्द नहीं किया, लेकिन कहा कि राज्य की कार्यवाही पक्षपात से मुक्त हो। कंक्लूजन: अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को साकार करता है, जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा, बेडरॉक है। यह राज्य को बिना किसी तर्क संगत आधार के किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी राज्य क्रियाएं मनमानी और अन्यायपूर्ण भेदभाव से मुक्त हों। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राज्य कोई भी कार्यवाही मनमानी या स्वेच्छाचारी तरीके से नहीं करेगा। सभी कानून और कार्यपालन क्रियाएं फेयरनेस, रीजनेबलनेस और जस्टिफाइबिलिटी की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। इस प्रकार आर्टिकल 14 केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह न्याय, विवेक और समानता पर आधारित शासन प्रणाली को सुनिश्चित करने का एक संवैधानिक उपकरण भी है।